आइए आज बात करते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम में जब कैंसर हो जाएगा तो इसी को हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलते हैं, और जब ये मलिग्नेंट होता है ना, तभी इसको हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलेंगे। तो ये चीज़ हुई कि एंडोमेट्रियम का मलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पैथो के एस्पेक्ट से भी और गायनिक एस्पेक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे हम इंटीग्रेट करके इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाएंगे, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। इसमें से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ये हर एग्जाम में इसमें से आता है, ठीक। तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में हम बात कर लेते हैं। तो इसका हम जो रूट है यानी जो बेसिक्स है वो क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एंडोमेट्रियम में जो कैंसर होते हैं ये देखिए कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए, एंडोमेट्रियोइड होता है, सीरस होता है, म्यूसिनस होता है और कार्सिनोसार्कोमा। तो ये चारों जो है, इसमें से देखिए मोस्ट कॉमन जो होता है ये हमारा एंडोमेट्रियोइड होता है, और एंडोमेट्रियोइड को हम एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। क्यों एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि जो ये एंडोमेट्रियम होती है इसके जो सेल्स होते हैं कॉलमनर सेल्स होते हैं, इसी वजह से इसको हम एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं एंडोमेट्रियोइड को। तो ये चीज़ हुई, और उसके बाद फिर सेपरेट की बात की गई तो मोस्ट कॉमन रूट जो है ये डायरेक्ट सेपरेट है, ठीक। तो ये हुआ, और उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए हम यहाँ पर पहले बताया कि एंडोमेट्रियम का मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो हम इसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलते हैं। और मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर इन रिसोर्स रिच कंट्रीज। तो रिसोर्स रिच कंट्रीज में जितने भी गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर है उसमें मोस्ट कॉमन हमारा ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ही है, और यूजुअली अराइजेज इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। तो यहाँ पे देखिए अब रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारे बुक में जो बताया गया, देखिए यूएस के एस्पेक्ट से बताया गया कि यूजुअली अराइजेज इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। तो मोस्टली ये हमको पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि हम अगर इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के एस्पेक्ट से बात करें तो देखिए कई रिस्क फैक्टर इसके हैं, ठीक है। तो कई रिस्क फैक्टर हैं, उसमें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ओबेसिटी, फेमिलियल सिंड्रोम, टोमोक्सिफिन और लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनार्की, ये सारे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। इसमें से हम ओबेसिटी की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन ये ओबेसिटी है। क्यों? तो देखिए हम बताएं कि यहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर में होता क्या है। तो हमारी एंडोमेट्रियम जो होती है, तो देखिए हमको मालूम है, बहुत ही बेसिक पे लेके चल रहे हैं कि एंडोमेट्रियम जो है ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है कि डिजेनरेट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फिर हमारा एस्ट्रोजेनिक कंडीशन आती है, और एस्ट्रोजन में हमारे इसको एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कराता है, ठीक है। तो प्रोलिफरेट कराता है, उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन आता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन हुआ है इसको सपोर्ट कर देता है, और जब इसको सपोर्ट कर देता है, और सपोर्ट करने के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का एक काम क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन जो है इसके एक्शन को यहाँ पे कम कर देता है। अब एस्ट्रोजन इस पर फर्दर एक्शन नहीं कर पाएगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेगा, और इसको जो है प्रोलिफरेशन जो इसका हुआ है यहाँ पे सपोर्ट देगा, यानी वेस्कुलराइजेशन वगैरह कराता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये खाली यहाँ पे प्रोलिफरेशन कराता है, और सपोर्ट जो होता है प्रोजेस्टेरॉन से होता है, नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन जब हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन आती है ना, कि एस्ट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा है और उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन के एक्शन को कम करता है। तो अगर खाली एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, अनअपोज्ड एक्शन दिखाएगा एंडोमेट्रियम पे, और जब एंडोमेट्रियम पे अनअपोज्ड एक्शन दिखाएगा तो एंडोमेट्रियम खाली प्रोलिफरेट होगी, और जब ज़्यादा प्रोलिफरेट होगी तो इस वजह से हमको कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है मैकेनिज्म इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे हमको अनअपोज्ड एस्ट्रोजन का एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी रिस्क फैक्टर हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बताएं, देखिए ओबेसिटी में क्या होता है। ओबेसिटी में हमारे पास फैट ज़्यादा होगा, तो फीमेल में अगर फैट ज़्यादा है तो इस फैट में एरोमेटेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और ये एरोमेटेज का काम क्या होता है कि एरोमेटेज जो यहाँ पे एंड्रोजन्स है इसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन में। तो जितने ज़्यादा फैट होंगे उतने ज़्यादा एरोमेटेज होंगे, उतने ज़्यादा एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होंगे। इस वजह से ओबेसिटी की वजह से हमको मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है, ये चीज़ हुई। और दूसरा हम बात करें टेमोक्सिफिन की, तो ये टेमोक्सिफिन जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एंडोमेट्रियल कैंसर का। और ये टेमोक्सिफिन की वजह से क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि टेमोक्सिफिन का हम यूज़ करते हैं किसमें, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में। तो ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एनालॉग है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ये टेमोक्सिफिन है। तो अब ये टेमोक्सिफिन क्या करता है कि ब्रेस्ट पे जाके यहाँ पे एंटागोनिस्ट कवर करता है, तो ब्रेस्ट पे एंटागोनिस्ट कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम पे ही आएगा, और यहाँ पे जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट का काम करता है। इस वजह से टेमोक्सिफिन की वजह से भी हमको एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है। तो ये सेकंड मोस्ट हुआ। और उसके बाद फिर देखिए फेमिलियल सिंड्रोम है, तो फेमिलियल सिंड्रोम में हमको जैसे देखने को मिलता है लिंच सिंड्रोम, या इसी तरीके से काउडन सिंड्रोम जो पीटन जीन के म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनार्के, तो लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनार्के यानी अर्ली मेनार्के होगा और लेट मेनोपॉज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एस्ट्रोजन की कंडीशन है ना, तो ये जो हमारा एंडोमेट्रियम है इसके एक्सपोजर की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अर्ली मेनार्की हो रहा है और लेट मेनोपॉज हो रहा है, तो इस वजह से भी हमको चांस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और
हम रिस्क फैक्टर में इसकी बात कर लिए। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद फिर देखिए कि प्रेजेंट विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसका मोस्ट कॉमन कंप्लेन हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, जिसको हम AUB बोलते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ये एंडोमेट्रियल कैंसर का मोस्ट कार्डिनल साइन है या मोस्ट कॉमन कंप्लेन है। और उसके अलावा हमको एंडोमेट्रियल कैंसर में देखिए ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ साथ हमको पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग क्या देखने को मिलती है, क्योंकि पोस्ट मिनोपॉजल कंडीशन में भी ये एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, इस वजह से पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग भी हमको देखने को मिलती है एंडोमेट्रियल कैंसर में। तो ये चीज़ भी देखिए यहाँ पे बताएं कि पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग भी हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पोस्ट मिनोपॉजल की ब्लीडिंग आई ना, तो यहाँ पे देखिए हम दो कॉमन कंडीशन की और बात करते हैं जिसमें हमको पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ये है पॉलिप में, तो देखिए पॉलिप ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो कॉज है पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग का ये पॉलिप ही है। और कैंसर सर्विक्स में भी हमको पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इंडिया में बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग ये कैंसर सर्विक्स ही है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं और उसका फिर आइए आगे चलते हैं। देखिए एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा, ये देखिए जो सबसे पहली वाली टाइप थी इसको हम क्या बोले थे, एडिनो कार्सिनोमा भी। तो इसमें देखिए क्या है कि मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के जितने भी सब टाइप है उसमें सबसे कॉमन एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा है और एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। देखिए अब शुरू में यही मैकेनिज्म बताए थे, यही यहाँ पे बता दिया गया कि एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। तो अनअपोज्ड एस्ट्रोजन का एक्शन देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म, तो हमको देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे देखिए ये वाला जो अब लाइन थी समझ में आई कि अर्ली मिनार्के एंड लेट मेनोपॉज। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर ड्यूरेशन एस्ट्रोजन का ये ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो देखिए कन्फ्लुएंट एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विदाउट इंटरवेनिंग स्ट्रोमा। तो देखिए कन्फ्लुएंट एंडोमेट्रियल ग्लैंड हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे इंटरविनिंग स्ट्रोमा ये प्रॉपर नहीं होंगी, यानी ग्लैंड जो होंगी एबनॉर्मल अरेंज होंगी। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ग्लैंड्स होंगी, लेकिन ये एग्जैक्ट मतलब अरेंजिंग जो इनकी होती है अरेंजमेंट ये प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लें तो देखिए स्टेजिंग में, तो स्टेजिंग और टाइप और ये जो है ग्रेड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गायनिक एस्पेक्ट से। बस यहाँ पे हल्का सा हम इंट्रो करा दें तो यहाँ पे देखिए ग्रेड होता है, ग्रेड 1 2 3 तीन ग्रेड होता है, 2 टाइप होते हैं और स्टेज 4 होती हैं। ग्रेड 3 ही, इस वजह से बता दें कि देखिए जो एंडोमेट्रियल कैंसर है यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉलिड है। तो सॉलिड देखिए अगर 5% से कम है तो ये इसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। और ये जो सॉलिड कंपोनेंट है ट्यूमर का, ये अगर 5% से लेके यानी 6% से लेके 50% तक है तो इसको हम ग्रेड 2 बोलते हैं। और अगर ये 50% से ज़्यादा सॉलिड कंपोनेंट है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 3। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ देखिए ग्रेड के हिसाब से देखिए ये वेल डिफरेंशिएट होता है, मॉडरेट डिफरेंशिएट होता है, पुअर डिफरेंशिएट होता है। और ये टाइप जो होता है ना, ये टाइप जो होता है ये प्रोग्नोसिस के एतबार से अच्छा होता है। टाइप 1 की प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और टाइप 2 की प्रोग्नोसिस बैड होती है। तो टाइप 1 में गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलती है और ये जो दोनों होते हैं ना ये टाइप 1 में ही आते हैं। और स्टेजेस 4 है, तो चारों स्टेज हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे नहीं बात करेंगे, 4 स्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस यहाँ पे हमेशा ऊपर से सुपरफिशियल देख लें तो देखिए ग्रेड 1 हम बोलते हैं जब ये एंडोमेट्रियम तक सिर्फ रहता है, ठीक है, ओनली एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व होती है तो ग्रेड 1 होता है। और उसके बाद एंडोमेट्रियम के साथ सर्विक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है तो इसको हम ग्रेड 2 बोल देते हैं। और फिर एंडोमेट्रियम प्लस सर्विक्स और फिर कुछ और इन्वॉल्व रहता है तो ग्रेड 3 बोल देते हैं। और जब इसकी मेटास्टेसिस हमको देखने को मिलती है तो ग्रेड 4 बोलते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल। इसके बाद भी इसमें 1 2 3 ऐसे करके है, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, गायनी के टॉपिक से। तो ये हमारा जो है आज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बताएं कि इसके कई टाइप होते हैं और इसमें से मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा होता है। और यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर की बात की, कई रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी जो है हमको याद रखना कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, ठीक है। टेमोक्सिफिन भी इसका रिस्क फैक्टर है, सेकंड मोस्ट कॉमन। और उसके बाद इसमें आपको जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और यही मोस्ट कॉमन होता है। और हमको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के हम और दूसरे कॉज भी पता है कि पॉलिप और सर्वाइकल कैंसर भी इसका कॉज है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का। और यहाँ पे मैकेनिज्म हम बताते हैं कि अनअपोज्ड एस्ट्रोजन का एक्शन देखने को मिलता है, इस वजह से हमको मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है। और ये ग्रेड बता दिए, टाइप बता दिए और स्टेज बता दिए। अब इसके और डिटेल में जाना है तो गायनी का टॉपिक हम प्रीफर करेंगे।